नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और कुछ वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जिस पर तबसरा होगा। गुजरात से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें पुलिस का रवैया एक एहतिजाजी के साथ जिस तरह से सलूक हुआ है वो बयां करता है। दिल्ली में जो हालिया फसादात हुए उसमें एक समाजी कारकुन की जानिब से पेश किए गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ तफसीलात आई हैं, जिसमें कितने मसाजिद जलाए गए, कितने मंदिर को नुकसान पहुंचा वगैरह वगैरह, वो भी तफसीलात रखता हूं। बाबा रामदेव का कोरोना वायरस की दवा बनाने से मुताल्लिक उसका दावा भी झूठा निकला। खुदकुशियों का सिलसिला कोरोना वायरस की वजह से लगातार जारी है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इंटरपोल से भी मदद मांगी, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उस पर भी बात होगी। शाहिद आफरीदी कोरोना मरीज से लड़कर के शिफायाब हो चुके हैं, वो भी खबर आ रही है। बीजेपी के हमेशा तर्जुमानी और पुष्पनाई करने वाले अनुपम खेर को राज्यसभा मेंबर बनाने की खबरें जब आने लगी तो खुद कश्मीरी पंडित जो है उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे हैं कि कुछ उन्होंने कोई कम्युनिटी के लिए कुछ किया नहीं है, समाज के लिए, अपनी कौम के लिए। नेपाल के वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदुस्तान में मुझे हटाने की साजिश की जा रही, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में तोसी हुआ है, मज़ीद वहाँ पर इस वक्त सख्तियाँ बरती जाएंगी, इस तरह की खबर, सारी चीज़ों पर बहस होगी। उससे पहले आप लोगों को मैं इत्तला कर दूं कि हमारे प्राइम टाइम जो है कुछ देर से आप लोगों तक पहुँच रही हैं। इसमें बहुत सारी जहाँ वजूहात हैं, उसमें कुछ वजूहात ये भी हैं कि जो है ऑफिस में, दफ्तर में कुछ काम चल रहा है, टेक्निकल काम। दूसरी बात यह है कि जो है यहाँ पर शहर बेंगलुरु में इस वक्त कर्फ्यू का भी टाइमिंग चेंज हो गया है 8 से 8 तक। ऐसे में जो है बहुत सारे मसाइल होने की वजह से जो है हम लोग बर वक्त आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वक्त पर आप तक जो है चीज़ें पेश करें, चूँकि कुछ ऐसे बंधन हमारे अतराफ़ भी बंधे हुए होते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे स्टाफ के अतराफ़ या इस तरह से चीज़ें, जो सारी चीज़ें हम आपके सामने नहीं रख सकती, इसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। बैकअप नाज़रीन, आप इदारे से जुड़ें और सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाएं, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अलीशा अंसारी की बात करना चाहता हूं, जो 14 साल की हैं और लखनऊ में इस वक्त वो टॉपर हैं और पूरी रियासत में 90 नंबर पर इन्होंने रैंक हासिल किया है। हाई स्कूल टॉपर मानी जाती है इस वक्त उत्तर प्रदेश की, जो पूरी रियासत में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 9th में है, यानी 9th पोजीशन में है। और अगर पूरे लखनऊ के बारे में बात की जाए तो जो है वो इस वक्त टॉपर हैं लखनऊ की। अलीशा अंसारी इनके वालिद टीचर हैं, इनकी वालिदा जो है इनकी पढ़ाई के लिए अपना काम छोड़ दिया और इनका ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और मुफ्त जो है गरीबों की और लाचार लोगों की जो है मरीज़ों की खिदमत करें। एक मकामी अखबार से इन्होंने बात करते हुए इन तमाम चीज़ों की इत्तला दी हैं और अपनी सारी चीज़ें पेश की हैं। उनके वालिद रिजवान कहते हैं कि उनको कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपनी बेटी को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाए, बल्कि हमें तो ये कहना पड़ा कि जो है बहुत ज़्यादा ना पढ़ा जाए, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखे, ये कहना पड़ रहा था। बहरकैफ उनकी मेहनत का और उनकी इसका नतीजा सामने आया। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि 22 लाख तलबा ने इस साल जो है शिरकत की थी, यानी 2,91,00,000 कापियाँ इस वक्त जो है चेक की गई। इनमें से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 90 नंबर पर आना और लखनऊ में टॉपर बनना, ये वाकई जो है उनकी मेहनतों का नतीजा है। हम अलीशा अंसारी की खिदमत में जो है उनकी कामयाबी पर तहे दिल से और पूरी मसरत के साथ मुबारकबादी पेश करते हैं। बैक नाज़रीन, एक वीडियो की जानिब ले चलता हूँ आपको। ये है गुजरात की वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, बताया जा रहा है कि जो घोड़े पर सवार है, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से जो है एहतजाज कर रहे थे घोड़े में सवार होकर के, तो उतने में पुलिस वहां पहुंचती है और खींच करके उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो देखें। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, गुजरात की किसी इलाके की ये बताई जा रही है और इस शख्स का ताल्लुक जो है कांग्रेस पार्टी से था, जो
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ घोड़े पर सवार होकर एहतजाज कर रहा था। इस वीडियो में देखिए कि पुलिस उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है अपने हुकूक को मांगने की वजह से। नाज़रीन, दहली फसादात को लेकर के एक तरफ पुलिस जो है चार्जशीट लगातार दायर कर रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीलात निकल कर के सामने आ रही हैं। इतने में द क्विंट ने एक रिपोर्ट शाये की है, उसका कुछ खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। RTI यानी इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक शख्स ने जो समाजी कारकुन माने जाते हैं, यूसुफ नकी, उन्होंने जो है RTI दाखिल किया था कि क्या क्या कितने फसादात में कितने मसाजिद को नुकसान पहुंचा, कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचा, कितने मदारिस वगैरह को। तो पुलिस के ज़रिए सरकारी आदाद व शुमार का जो उनको तफसीलात पेश की गई, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 8 मसाजिद को जलाया गया है या फिर उसको नुकसान पहुंचाया गया है, और 2 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, 2 मदरसे भी शामिल हैं और 1 दरगाह शामिल है। ये पुलिस का वो रिकॉर्ड है जो RTI के तहत जवाबात में पेश किया गया है। जबकि अगर यहाँ के मकामी वक्फ बोर्ड के सिलसिले में देखा जाए तो उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है जुमला 19 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया था, उनकी तफसीलात के मुताबिक, दहली वक्फ बोर्ड की तफसीलात के मुताबिक। लेकिन RTI के तहत पुलिस की जानिब से जो तफसीलात पेश की जा रही हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 मसाजिद का तस्करा किया गया है कि दहली फसादात में 8 मसाजिद को नुकसान पहुँचा। इस सिलसिले में जवाब देते हुए पुलिस ने कहा कि 11 FIR दर्ज की गई हैं, 31 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 जमानत पर बाहर हैं और 4 चार्जशीट दाखिल की गई हैं इस दौर में। इसके अलावा जो जिन मंदिरों के बारे में बात की गई थी उनकी तफसीलात पेश करने को की गई, तो इसको पुलिस जो है ये जवाब देते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये बड़ा हसास मामला है, इस सिलसिले में जवाब नहीं दिया जा सकता। ये जवाबात 9 जून को दिए गए थे, लिहाजा चार्जशीट और गिरफ्तारियों की तादाद की तफसीलात उसके बाद से तब्दील हो सकती हैं। पुलिस ने उन लोगों के बारे में तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया जो दोनों मुकदमात के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं, यानी जो गिरफ्तार शुदगान हैं उनकी तफसीलात, उनके नाम वगैरह देने से इनकार कर दिया है पुलिस की जानिब से। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक ग्राउंड सतह पर जब आप RTI के तहत कोई रिपोर्ट पूछते हैं दहली फसादात के सिलसिले में, तो पुलिस की जानिब से क्या जवाब आते हैं, और आप ज़मीनी सतह पर जब खोज करने निकलते हैं तो वहाँ का रियलिटी आती है। तो इस RTI से भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो है पुलिस एक मरतबा यहाँ पर फिर छानबीन में एक तरफा मामला अपना रही है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो खबर है बाबा रामदेव का कोरोना वायरस को लेकर की झूठ सामने आ चुका है। जी हाँ, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अक्सर किसी न किसी वजह से मौजूद बहस बनी रही थी। हाल ही में पतंजलि ने कोरोना की दवा कोरोनेल तैयार करने का दावा करके मार्केट में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन अब बाबा रामदेव की कंपनी अपने इस दावे से पलटी मारती हुई नजर आ रही है। इस दवा को पतंजलि आयुर्वेद ग्रुप की कंपनी दिव्या फार्मेसी ने तैयार किया है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि ने उत्तराखंड के आयुष महकमे की जानिब से जारी नोटिस के जवाब में कहा है कि उसकी जानिब से कोरोना खत्म करने की कोई दवा नहीं बनाई गई। जब कोरोना खत्म करने की दवाई नहीं बनाई गई तो फिर इतने बड़े पैमाने पर लाने की जरूरत क्या थी। गौरतलब कि गुज़िश्ता मंगल यानी 23 जून को बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के CEO आचार्य बालाकृष्णन ने मीडिया के सामने दावा किया था कि उनकी कंपनी ने कोरोना को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर ली। इनके इस दावे को दरकिनार करते हुए मरकजी आयुष वजारत ने दवा की तशहीर और फरोख्त पर रोक लगाने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही कंपनी से तफसील मांगी गई थी कि उन्होंने दवा का ट्रायल कब किया और दवा बनाने में कौन कौन से अशिया का इस्तेमाल किया गया है।
तो बहरकैफ नाज़रीन, जो दवा बनी नहीं उस दवा को लोगों के सामने ला करके लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश किया है बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि कंपनी थे। लिहाजा जो है अब उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इस सिलसिले में लगातार छानबीन भी होनी चाहिए। इस तरह के मुतालबे इस वक्त सोशल मीडिया में आवाम की जानिब से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना मुतासिरीन की वजह से खुदकुशी का सिलसिला भी जारी है। तमिलनाडु में एक बुजुर्ग ने छत से छलांग लगा करके जो है खुदकुशी कर लिया। कोरोना में मुब्तला शख्स के जरिए खुदकुशी के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स ने इमारत की पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक तमिलनाडु के मदुराई का ये वाक़या है, जहाँ एक बुजुर्ग शख्स की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बुजुर्ग ने इमारत की पहली मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी पीर की सुबह अस्पताल में मौत हो गई थी। उम्र 65 साल थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से इस वक्त जो है कोरोना वायरस की वबा और उसका डर और उसका दहशत भी लोगों में फैला हुआ है। सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से जो है और इस वक्त कई हमारे सामने ऐसी वारदात सामने आ चुकी हैं जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं ईरान की। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ, इंटरपोल से मदद भी मांगी है, ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान ने बगदाद में ड्रोन हमलों में एक सीनियर ईरानी जनरल की मौत को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दर्जनों दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करके इंटरपोल से मदद मांगी। एक मकामी प्रोसिक्यूटर ने पीर को यह जानकारी दी। तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली अलकासी मेहर ने कहा कि ट्रंप और 30 से ज्यादा लोगों पर 3 जनवरी को हुए हवाई हमले में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया है। इस हमले में बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। मकामी प्रोसिक्यूटर ने पीर को कहा कि ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और इंटरपोल से अमेरिका के सदर ट्रंप और दीगर दर्जनों लोगों को हिरासत में लेने के लिए मदद मांगी है। उन्हें यकीन है कि बगदाद में हुए एक ड्रोन हमले में एक सीनियर ईरानी जनरल की हलाकत वाले वाक़े को उन सब लोगों ने ही अंजाम दिया था। इस वजह से इनके खिलाफ इंटरपोल जारी की गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप को गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, ताहम इस तरह के इल्जाम से ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती नजर आएगी और आ रही है। ख्याल रहे कि ट्रंप ने एक तरफा तौर पर आलमी ताकतों के साथ तेहरान की जौहरी समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो इस वक्त पहली सी दूरियां हैं, ऐसे हालात में और ट्रंप के खिलाफ मामला दर्ज करना, उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करना और फिर बाकायदा उसको जो है आलमी सतह के मीडिया पर पेश करके जो है ट्रंप को उसका असली चेहरा दिखाना और उसको औकात दिखाने की वजह से जो है इस वक्त ये खबर जो है पूरी तरह से आलमी मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। और ईरान की इस सारी तफसीलात को और इसकी सुर्खियों को लेकर के एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका को एक अलग ही अंदाज में आलमी मीडिया की सुर्खियों में देखने की कोशिश हो रही है। और इस वक्त ताज़ा जो बहस है वो इसी मामले को लेकर के है कि ईरान ने अमेरिका के सदर ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। शाहिद आफरीदी की बात करते हैं। शाहिद आफरीदी के सिलसिले में खबर आ रही थी, जो मशहूर क्रिकेटर है पाकिस्तान के, कि उनको कोरोना वायरस हुआ है और उन्होंने खुद इस बात की इत्तला भी दी थी सोशल मीडिया के ज़रिए से, ट्वीट के ज़रिए से। अब उनकी एक तस्वीर जो वायरल हो रही है उनकी बच्चियों के साथ, उसके बाद जो है इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने वाली इस तस्वीर से बहस की जा रही है कि शाहिद आफरीदी ने कोरोना वायरस बीमारी का मुकाबला करते हुए मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, ये कहते हुए उस तस्वीर को इस वक्त शेयर की जा रही है। शाहिद आफरीदी की तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से शिफायत हो चुके हैं। दरअसल 13 जून को जब शाहिद आफरीदी ने दुनिया को बताया था कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने खुद को घर में अलग थलग कर लिया था। आफरीदी ने यह भी बताया था कि वो अपने अहले खाना से दूर हैं और अपनी बेटियों को काफ़ी याद कर रहे हैं। लेकिन अब आफरीदी की एक मरतबा फिर अपनी बेटियों के साथ तस्वीर ने तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है कि वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर शिफायाब हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलता हूँ। अनुपम खेर को आप जानते हैं, ये मशहूर फिल्मी अदाकार हैं और अदाकारी से ये मशहूर हुए। उसके बाद बीजेपी की तर्जुमानी करते हुए नजर आए। ये कश्मीर के पंडित माने जाते हैं और इनकी बीवी भी बीजेपी की राज्यसभा मेंबर है वगैरह वगैरह। तो अब ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से इनको राज्यसभा मेंबर बनाए जाने के सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं, बल्कि इरादा हो चुका है। जैसे ही अब ये खबर सामने आए तो उसी वक्त कश्मीरी पंडितों की जानिब से, जो इन्हीं की कम्युनिटी है, इन्हीं का समाज है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, अपने समाज के लिए जब कुछ किया ही नहीं है तो आखिर राज्यसभा मेंबर सीट इनको देने का मतलब क्या है। यानी कि खुद इन्हीं का समाज इनके खिलाफ जो है
इस वक्त वोट करने के लिए तैयार है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ये अदाकारी के ज़रिए से मशहूर हुए और उसके बाद जो है एक अलग ही सियासी पहचान बनाने की कोशिश की। और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बीजेपी ने, नरेंद्र जाधव और मलयालम एक्टर सुरेश गोपी, स्वपन दसगुप्ता और बॉक्सर मैरी कॉम जैसे लोगों को जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जानिब से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था फ्राइडे को, यानी जुमा के रोज़। उसमें एक और नाम बच गया था, उस नाम में जो है इस वक्त अनुपम खेर का नाम लिए जाने की खबरें सामने आने के बाद अब ये बहस चल निकली है कश्मीरी पंडितों को लेकर कि जो है जब कोई अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया ही नहीं है उस लाइन में, तो बज़ाहिर उसको जो इस तरह बड़ा ओहदा देने का क्या मतलब है। खुद कश्मीरी पंडितों की जानिब से इस वक्त एतराज़ किया जा रहा है और सोशल मीडिया में इस पर भी बहस इस वक्त जारी है। कैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म खड़ग प्रसाद शर्मा की बात करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हिंदुस्तान उनके तख्ता पलट का मंसूबा बना रहा है, यानी वो सीधे सीधे जो है मरकज़ी हुकूमत पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली ने इस इल्ज़ाम पर अभी तक किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया, लेकिन खड़ग प्रसाद का कहना है कि नेपाली पार्लियामेंट में उन्हें अक्सरियत हासिल है, उन्हें इख्तिदार से हटाने की हिंदुस्तान की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। नेपाल के अखबार दी रिपब्लिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेपाल के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी मीडिया, दानिश्वरों और सरकार पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने एक अखबार के हवाले से लिखा है कि दिल्ली में मीडिया को सुनिए जो ये दिखाता है, यहाँ की मुख्तलिफ होटलों में सरगर्मियों को देखिए, हिंदुस्तानी सिफातखाने की सरगर्मी देखिए जिससे इसका पता चलता है। वहीं नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक केपी ने इतवार को एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त दानिश्वराना तबादला ख्याल हो रहे हैं और नई दिल्ली से मीडिया में से जो खबरें आ रही हैं, नीस काठमांडू में वाक़ सिफारतखाने की सरगर्मियाँ और अलग अलग होटलों में होने वाली मीटिंगों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से लोग सरगर्म होकर मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि किस तरह इस वक्त नेपाल और भारत के दरमियान एक नक्शे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, दूरियां पैदा हुई हैं। उसी के बाद से अब जो है बाकायदा मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम इस वक्त नेपाल लगा रहा है कि उनका तख्ता पलट करने की जो है कोशिशें अंदरूनी नेपाल भी और बैरून नेपाल यानी हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। अभी तक फ़िलहाल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आ रहा है। नाज़रीन, कोरोना वायरस बढ़ता जाए और महाराष्ट्र में तो बेपनाह। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में मुसलसल बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने फैसला किया है कि उद्धव ठाकरे ने इतवार को ही कहा था कि 30 जून के बाद भी रियासत में पाबंदी जारी रहेगी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को टेलीविज़न पर खिताब में कहा था कि 30 जून के बाद भी रियासत में लॉकडाउन की पाबंदियाँ जारी रहें। इसके अलावा नाज़रीन, बेंगलुरु से भी आप लोगों को खबरें पहुँच रही होंगी कि किस तरह यहाँ भी कोविड-19 के असरात बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी वजह से यहाँ की हुकूमत ने भी कल ये फैसला लिया था कि आज से 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगातार कर्फ्यू रहेगी। लिहाजा आप हजरात भी जो बेंगलुरु में और यहाँ रहते हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपने इन तमाम चीज़ों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है पहले ख़त्म कर लें और 8 बजे से पहले अपने घरों में पहुँच करके महफूज होने की कोशिश करें, इसलिए कि इस वक्त सिचुएशन, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, तबाहकुन हैं, हैरान कुन हैं और बड़ी तशवीशनाक हालात हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।